मोस्ट वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इनसाइड केमिस्ट्री गाइस। आज का हमारा टॉपिक रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के हवाले से पढ़ा था, जो कि बेस बनता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो पूरा एक्सपेरिमेंट पे बेस करता है। एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि एक गोल्ड फॉइल पे रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किए थे, तो फिर वहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो वो पूरे एक्सप्लेन्ड जो एक्सपेरिमेंट है उसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो अभी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को हम सही से डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह, मतलब इसमें पोस्टुलेट्स क्या है और सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको बता दिया कि ये पूरा मॉडल जो है एक्सपेरिमेंट पे बेस करता है, जो कि रदरफोर्ड ने खुद जो एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पे अल्फ़ा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवा के। तो इसमें एक नक्शा खींचा था जो एटम का पूरा जो अरेंजमेंट है, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसका एक नक्शा खींचा गया था, जो इमेजिनरी, मतलब बाद में बहुत अरसे तक ये चला रहा। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी आते हैं, वो हम स्टडी करेंगे कि इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, उनको भी हम स्टडी करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले इनके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। तो इसमें जो पहला पोस्टुलेट है वो बहुत ही सिंपल और स्टैंडर्ड है, मतलब जो इजीली समझ में आता है सबको। वो ये है कि एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। पहला पोस्टुलेट ये है, एन एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, मतलब पूरा ओवरऑल जो एटम है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। क्योंकि देखिए, आपको पता है एन एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही होते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो एटम है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। पहला पोस्टुलेट ये था। नाउ हम सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पे लाते हैं। देयर इज द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन, ही नेम दिस एज न्यूक्लियस। मतलब पूरा जो मास है वो एक सेंटर पे डिपेंड करता है, जो कि सेंटर में ही होता है मास ऑफ एन एटम। उसको रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस में। आप सब जानते हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे लाई करता है और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एटम होगा जिसके इतने जो पॉजिटिव चार्ज है और वो सेंटर में पाए जाते हैं, और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और बाकी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाए जाएंगे। लेकिन सेंटर में उसका मास होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे होगा। और इसके इर्द गिर्द जो पाथ होते हैं वो थर्ड पोस्टुलेट में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट पाथ्स उसमें शो किया था कि डिफरेंट पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस पाए जाएंगे, और उनको नेम भी दिया था। थर्ड पोस्टुलेट में वही जिक्र करेंगे। सो थर्ड पोस्टुलेट में है कि द इलेक्ट्रॉन्स are revolving in a path called orbit। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स एक मखसूस पाथ में रिवॉल्व कर रहे थे उनको ऑर्बिट्स का नाम दिया था। फॉर एग्जांपल, ये एक एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, और ये उसके इर्द गिर्द जो पाथ है उनको नाम दिया था ORBIT, ऑर्बिट। मतलब उनको शेल्स भी कहते हैं। तो उसने सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया था कि इलेक्ट्रॉन एक मखसूस पाथ में रिवॉल्व करता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं। यह हो गया थर्ड पॉइंट। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के हवाले से। वो ये है कि द सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ये दो फोर्सेस है और वो क्या है ये भी हम समझेंगे। सिंपली ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे में बैलेंस थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द न्यूक्लियस। सेंट्रीपिटल फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन की वजह से पैदा होती है। द फोर्स ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस हम कह सकते हैं। सो देयर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स हो गया जो रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहेंगे? वो फोर्स द फोर्स दैट इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, मतलब अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे थे और जिस वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था और ये मॉडल कोलैप्स नहीं हो रहा था। अगर ये इनमें से कोई एक या कम या ज़्यादा हो तब ये स्ट्रक्चर या मॉडल जो है कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए ये दोनों बैलेंस थे। उसके बाद हम ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखते हैं। यही 4 पोस्टुलेट्स थे जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिफ़ाइन करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे आगे बोहर एटॉमिक मॉडल आता है और इसके बाद जो है इसके ड्रॉबैक्स आते हैं। तो उनके क्या क्या खामियां हो गए, क्या एक्सप्लेन नहीं कर सका, वो हम बयान करेंगे। फिर रदरफोर्ड किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सका जिसके बिहाफ पे आगे बोहर एटॉमिक मॉडल आता है। तो ये अभी स्टडी करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ तक हमने रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन करते हुए आए हैं, तो अभी इसके ड्रॉबैक्स स्टडी करेंगे कि इसके क्या क्या नुक्स थे जो एक्सप्लेन नहीं कर सका रदरफोर्ड। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको सही से समझ आया होगा और चीज़ें सही से आपने गेन की हुई होंगे। तो अभी हम ड्रॉबैक्स को एक स्टेप वाइज समझने की कोशिश करेंगे। सो ये पहला ड्रॉबैक है, वो ये है कि जो क्लासिकल फ़िज़िक्स या मॉडर्न फ़िज़िक्स है, उसने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता है व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये होना चाहिए कि अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता है तो वो ऑर्बिट फर्दर स्मॉलर से स्मॉलर होना चाहिए और स्मॉलर से स्मॉलर होता जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो फिर ये एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया था वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक आया कि अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करता है तो कभी ना कभी उसे न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, क्योंकि उस रिवॉल्व होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह, ठीक है, रिवॉल्विंग करते करते उसकी एनर्जी स्मॉल होती जाएगी और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा वो डीप न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये ड्रॉबैक, उसने वो इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सका कि एनर्जी अगर इमिशन होती है तो रिवॉल्विंग होते हुए इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियस खींचेगा और वो अंदर गिर जाएगा। सो ये पहला पॉइंट था, ड्रॉबैक था, जिसे रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का तो बता दिया, लेकिन ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके बाद सेकंड पॉइंट या सेकंड ड्रॉबैक जो है, इफ़ revolving electrons emit energy continuously, it would form a continuous spectrum for an atom, but a line spectrum is found or obtained. ठीक है, अभी ये लाइन स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है ये समझना होगा। जिस तरह पहले ड्रॉबैक में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली करता है, तो सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली उसकी एनर्जी इमिट होती है तो फिर
ये होना चाहिए कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पे बनता है। अभी ये दो चीज़ें हमें समझना है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, जो कि एक एटम से या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन से ये चीज़ें बनते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है जो एक एटम से डिस्क्रीट लाइन के शक्ल में इमिट होता है, मतलब इनमें कोई गैप, इनके अंदर गैप्स पाए जाते हैं। अब और इसको हम एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं कि द स्पेक्ट्रम दैट consists of discrete lines, the spectrum that consists of discrete lines and having gaps in them, मतलब उनके अंदर गैप्स पाए जाते हैं। ये लाइन डिस्क्रीट लाइन के शक्ल में होंगे और जब इमिट होंगे तो उनके अंदर गैप्स पाए जाएंगे। ये हो गया लाइन स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर गैप्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये किसी एटम से इमिट हुआ है तो उनके अंदर गैप्स पाए जाते हैं। ये हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इमिशन होते हुए उनके अंदर गैप्स पाए जाते हैं, जब लाइन की शक्ल में, लाइन्स की शक्ल में तो होंगे लेकिन उनके अंदर गैप पाया जाएगा, बाउंड्रीज होंगे। तो ये आपने जहन में रखना है। ये हो गया लाइन स्पेक्ट्रम। अभी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हम देखते हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है, a spectrum that contains continuous range of wavelength। ठीक है, इनके अंदर वेवलेंथ का एक ख़ास रेंज होता है और इनके अंदर कोई गैप पाया नहीं जाता। तो सिंपली ये कि इस ड्रॉबैक को इस तरह से समझेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, करते हुए एनर्जी इमिट करता है, तो उसके अंदर ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए कि उसके अंदर गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था, जिस तरह हम हाइड्रोजन में पढ़ते हैं कि इसके अंदर लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इसलिए ये ड्रॉबैक आ गया और इसे एक्सप्लेन नहीं कर सका बोहर रदरफोर्ड। तो इसके बाद जो है ये मतलब इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का इस तरह है कि इसके अंदर कोई गैप पाया नहीं जाता, विदाउट हैविंग गैप इन द, उनके अंदर कोई गैप नहीं होता। तो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता था, उनके अंदर गैप्स पाए जाते थे, लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में गैप नहीं होता। तो यहाँ तक ड्रॉबैक भी कंप्लीट होता है और हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।